अभिवादये। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इति शैक्षिकांतर्जालीय तंत्रांशे भवतां भवतीनां च स्वागतम। अयमत्र अहम संजय दत्त सतीः। स्वागत है आप सभी का आज की सुपर क्लास में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी क्लास होती है वेडनेसडे टू संडे, बुधवार से लेकर रविवार तक। बहुत ही बेहतरीन क्लास हम सब लोग करते हैं। स्वागत है सभी का। एक बार सब लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, लिंक आपकी स्क्रीन पर है। तो आज फिर से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के मैं आया हूं और पेडागोजी ही अपनी चलेगी। इस हफ्ते भी अपना जो चलेगा वो पेडागोजी ही चलेगा। और पेडागोजी में मैंने आपको कहा था कि ये वीक और अगला वीक मैं पेडागोजी करूंगा, तो ये दूसरा वीक है जो हम पेडागोजी करेंगे। इस वीक भी हम सारे प्रश्न पेडागोजी के ही करेंगे और इससे जो अगला वीक प्रारंभ होगा उसमें फिर से हम रुचिरा क्लास 7th की एनसीईआरटी प्रारंभ करेंगे। तो स्वागत है सभी का, सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके लिए लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले जो है एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए। मैंने भी क्लास को जो है वो पहुंचा दिया है। बहुत जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काफ़ी लोग जो है वो जी नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। एक बार जल्दी से क्लास को जो है वो शेयर कर दीजिए। जी जी जी, लिंक आपकी स्क्रीन पर है, लिंक आपकी स्क्रीन पर। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। स्वागत है आपका। हर हर महादेव। नमस्ते 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 नमस्ते। सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मैं भी जो है ना वो क्लास को शेयर कर रहा हूँ। संस्कृत बाय संजय दत्त सती और जो है वो संजय दत्त सर _ टेक्स्ट बुक, ये दोनों चैनल अपने हैं। दोनों पर जो है वो जल्दी से क्लास को आप जो है ना वो शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो अब प्रारंभ कर रहा हूं, अब प्रारंभ कर रहा हूं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जी। तो सबसे पहले आप सभी को पता है आप हमारा जो टाइम है, हम किस समय क्लास करते हैं। तो अपने क्लास करने का जो समय है वो समय है वेडनेसडे टू संडे शाम को 5 बजते ही, 5 दिन 5 बजे, वेडनेसडे टू संडे 5 दिन 5 बजे अपनी क्लास होती है। तो चलिए मैराथन स्टार्ट करते हैं। संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बालक के उच्चारण का दोष नहीं है। बालक के उच्चारण दोष का कारण नहीं है, मैं कारण नहीं को पूछ रहा हूं। ठीक है जी, ये संस्कृत में आने वाला विषय है। संस्कृत के विषय कभी कभी हिंदी में भी आते हैं, तो वो सारा विषय जो है वो आपके सामने मैं लेकर के आ गया हूं। एक बार जल्दी से जल्दी से जल्दी से सभी लोग जो है वो बता दीजिए। प्रश्न बड़ा सरल है, प्रश्न बड़ा सरल है और बार बार मैं एक ही बात आपसे कहता हूं कि हमेशा जब भी किसी प्रश्न का आंसर सोचो ना, तो आंसर हमेशा जो है ना वो कैसे सोचना है, आंसर कैसे सोचना है, आंसर सोचना है हमेशा एक प्रकार से जी। आंसर जो सोचना है ना वो एज ए टीचर सोचना है कि अगर मेरे बच्चे के साथ मतलब मेरे बच्चे के विषय में ये प्रश्न होता तो फिर मैं क्या इसका सही आंसर करता। तो एक बार सभी लोग बता दो। चलो, तो सबसे पहले बोली की भिन्नता, शारीरिक विकृति, ध्वनि और उच्चारण स्थानों का सम्यक ज्ञान या उच्चारण अभ्यास का अभाव। कौन सा उच्चारण दोष में कारण नहीं है, कौन सा नहीं है। अगर बच्चे को बोली की भिन्नता है तो बिल्कुल ये कारण है, शारीरिक विकृति है तो बिल्कुल कारण है, उच्चारण का अभाव है तो बिल्कुल कारण है। लेकिन अगर जिस बच्चे को ध्वनियों और उच्चारण स्थान का सही सही ज्ञान है, उस बच्चे को जो है उच्चारण दोष नहीं हो सकता। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अपना सी। बहुत से बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं, बहुत लोग सही आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही आंसर कर रहे हैं। एक बार इसकी एक सेकंड बेटा, बस एक सेकंड। जी जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, चलो अगले वाले पे आ जाओ। उत्तम पाठक का गुण माना जाता है, एक उत्तम पाठक, एक अच्छा पाठक किसे माना जाता है, उत्तम पाठक का गुण माना जाता है। कौन अच्छा पाठक है, पढ़ने में कौन अच्छा है। सर बैच कैसे लें प्लीज बताइए। देखो डिस्क्रिप्शन में आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का लिंक मिल जाएगा। वो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से कांटेक्ट कीजिए, आपको सभी कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। उत्तम पाठक का गुण माना जाता है स्वर रहित पाठन, अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, विषम बलाघात, वर्णों को मिलाकर अस्पष्ट पढ़ना। तो उत्तम पाठक का गुण क्या है, कौन से उत्तम पाठक के गुण है। देखो
माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति ही, अक्षर व्यक्ति का अर्थ है, अभी बताता हूं, पदच्छेद, सुस्वरः, धैर्यम, लय, लय समर्थता। ये 6 गुण हैं एक अच्छे पाठक के। एक अच्छे पाठक के ये 6 गुण माने जाते हैं। कौन से? माधुर्य, उसकी बातों में मधुरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऐसा बोल रहा है किसी के सर पे डंडा मार रहा हो जैसे, नहीं। एक अच्छे पाठक के ये गुण होने चाहिए, माधुर्य हो, अक्षर व्यक्ति, वो क्या करे, उसके अक्षर कैसे हो, एक ऐसे अक्षर हो, मतलब हर अक्षर का स्वरूप जैसा है वैसा बोला जाए। अगर छोटी ई है तो वो ई बोले, अगर बड़ी ई है तो ई इस प्रकार से बोले, है ना। वीरा, वीर, वीर, वीर नहीं बोलेगा, वो वीर बोलेगा, समझ गए। और गिर नहीं बोलेगा, गिर बोलेगा, गिर, गिर मतलब वाणी, समझ गए। पदच्छेद हो, हर शब्द हर पद बराबर से बोला जाए। ऐसा नहीं कि जो है इस गेम में वित्तीय जोखिम है, कृपया ध्यान से खेलें। इतनी देर में कोई कैसे समझ पाएगा? इस गेम में वित्तीय जोखिम है, कृपया ध्यान से खेलें, ऐसे बोलना चाहिए। तो फटाफट बोल दिया। तो पदच्छेद हो, एक एक पद बार बार बोला जाए। सुस्वरः, स्वर अच्छा हो, है ना, मीठा स्वर हो, धैर्य हो और लय समर्थता हो, और अवरोह आरोह अवरोह हो, समझ गए। बहुत सही आंसर कर रहे हैं। तो अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति जिसको होती है, जिसको हमने पदच्छेद सॉरी अक्षर व्यक्ति ही बोला है, ये क्या है, ये क्या है, अक्षर व्यक्ति। ये एक अच्छे पाठक का गुण है, समझ गए जी। एक अच्छे पाठक का गुण क्या है? अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, समझ गए, समझ गए। सभी लोग एक बार कमेंट करो। एक सेकंड जी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से ऐड आ गया, ठीक है जी, चलो ठीक है, चलो आगे आ जाओ। छात्र पाठ्य पुस्तक में गद्यांश या पद्यांश को देखकर उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में हूबहू यानी कि एज इट इज नकल करता है। इसको आप क्या कहोगे? श्रुतलेख, सुलेख, प्रतिलेख, उपरोक्त सभी में बताओ। बच्चा पाठ्य पुस्तक में गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर, उसको देखकर, उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में एज इट इज लिखता है, उसे आप क्या कहोगे? पेपर 2 के लिए भी है बेटा, पेपर 1 के लिए भी है, पेपर 2 के लिए भी है, पेपर 1 के लिए भी है, समझ गए। जरा एक बार बताओ, जरा एक बार बताओ। बहुत सरल आंसर है। अगर आपने शब्दों को पकड़ लिया ना बेटा, अगर आपने शब्दों को पकड़ लिया तो फिर आपने सब कुछ पकड़ लिया, समझ गए। अगर आपने शब्दों को पकड़ लिया, समझ गए, तो क्या है, क्या है जरा बताओ। देखो, एक है श्रुतलेख, श्रुत का अर्थ होता है सुनना, सुनना। सुलेख, सु का अर्थ होता है अच्छा, अच्छा लेख, उसको सुलेख। प्रतिलेख, प्रति मतलब दोबारा, दोबारा लिखना, ठीक है। और उपरोक्त सभी। अब देखो, श्रुतलेख में मतलब किसी ने, टीचर ने बोला और बच्चे ने लिख लिया, वो श्रुतलेख है। सुलेख मतलब उसने अच्छा लिखा। क्या कह रहे हैं? सीटेट की क्लासेस हो रही है ना, कुछ पूछा ना आपने, रुक जाओ मैं एक बार आपको कमेंट आंसर कर दूं, कमेंट छूटना नहीं चाहिए। मैंने पेड बैच लिया है, पर जो अभी सीटेट का नया बैच लॉन्च हुआ है वो मेरे नहीं चल रहा है। एक बार बेटा आप ना मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, ठीक है। आप मुझे यही बात टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। मेरी एक अपनी एक टीम है, टेक्स्ट बुक की एक टीम है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना, जो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना, वो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व करती है, समझ गए जी। तो सभी लोग एक बार बताओ, जरा सभी लोग बताओ, इसे क्या कहेंगे? प्रतिलेख। प्रतिलेख मतलब दोबारा लिखना। एक बार आपने देखा,
फिर आपने उसकी प्रति, उसकी फोटोकॉपी अपनी कॉपी में कर दी, अपनी किताब में कर दी, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्रतिलेख। प्रतिलेख मतलब एक बार लिखा हुआ है, आपने दोबारा लिख दिया। समझ गए? एक बार लिखा हुआ था, आपने उसको दोबारा लिख दिया, इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्रतिलेख। समझ गए जी? तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? प्रतिलेख। आगे आ जाओ। बालक को श्रवण कौशल में प्रवीण बनाने के लिए आवश्यक है। अगर आप बच्चे को श्रवण कौशल, उसके सुनने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, उसको अच्छा श्रोता बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? अच्छा श्रोता, अच्छा श्रोता बनाने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है बताओ? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, आवश्यक है, बताओ क्या है? कक्षा का वातावरण भय एवं आतंक से युक्त हो, श्रवणीय सामग्री बालक के स्तर के अनुरूप प्रसंगानुकूल और रोचक हो, श्रवणीय सामग्री आवश्यकता से अधिक हो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन आदि का आश्रय न लेकर श्रवण कौशल का अभ्यास कराया जाए। कौन सी बात है? एकदम सरल है, एकदम सरल है, एकदम सरल है। ये क्या सेटिंग हो गई भाई? आप सब लोगों ने क्लास को शेयर लाइक किया था और ये मुझे दिखा रहा है कि 0 लाइक है। ये क्या हो गया? एक बार जरा क्लास को लाइक कर दो भाई सभी लोग। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मेरे फोन में ही कुछ खराबी है। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब आपको देखते ही पता चल रहा होगा, देखते ही पता चल रहा होगा कि क्या आंसर है। भाई जो बच्चा है ना, उसकी श्रवणीय सामग्री बालक के स्तर के अनुरूप हो, प्रसंगानुकूल हो और रोचक हो, है ना। जब जब बच्चा ये कविता गाता है ना, हटकर बैठा चांदा एक दिन माता से यह बोला, तो बच्चा चंद्रमा देखता है। या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जब वो गाता है, वो उसके प्रसंग के अनुकूल है ना, वो उसके प्रसंग के अनुकूल है। आप यूक्रेन और रूस के युद्ध पर कोई कविता बना करके बच्चे को दे दो, तो वो बच्चे के स्तर के अनुकूल नहीं है ना, बच्चा नहीं कर सकता उसको। समझ गए जी? तो क्या है? श्रवणीय सामग्री बालकों के स्तर के अनुसार हो। समझ गए जी? आगे आ जाओ। भाषा कौशल का अंतिम सोपान है, अंतिम स्टेप है ना, अंतिम स्टेप है। अंतिम सोपान का अर्थ है बच्चे का अंतिम स्टेप है। क्या है बताओ अंतिम स्टेप? सबसे पहला क्या होता है? श्रवणम, फिर भाषणम, फिर पठनम, फिर लेखनम। तो अंतिम क्या हो गया? लेखन कौशल। अंत में क्या हो गया बोलो? लेखन कौशल। अंत में क्या हो गया बोलो? बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। विश्व में सर्वाधिक परिष्कृत, परिनिष्ठित और सुनिश्चित उच्चारण विधान किस भाषा का है? अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? ये भी कोई पूछने की बात है क्या? विश्व में सर्वाधिक परिष्कृत, परिनिष्ठित, परिमार्जित, सुनिश्चित उच्चारण विधान एकमात्र भाषा है जिसको हम भाषाओं की जननी कहते हैं, और वो है संस्कृतम। सम्यक कृतम यत तत् संस्कृतम। समझ गए जी? समझ गए? आगे आ जाओ। बालकों के मस्तिष्क पर बिजली की तरह सीधा प्रभाव डालने वाली अधिगम सामग्री क्या है? पहली बात, हम अधिगम सामग्री की बात कर रहे हैं। अधिगम सामग्री जो है ना, वो दृश्य भी हो सकती है और वो श्रव्य भी हो सकती है। अब यहां पर जो है ना, वो कौन से हैं? फ्लैश कार्ड, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन या रेडियो। इसमें वो कौन सा है जो बच्चे की मानसिकता पे डायरेक्ट असर करती है? बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। डायरेक्ट करता है वो क्या है बताओ? फ्लैश कार्ड, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन या रेडियो। फिर से सोचो, फिर से सोचो, आंसर पर फिर से सोचो, फिर से सोचो। वो है फ्लैश कार्ड। क्यों फ्लैश कार्ड है? अरे भाई, रेडियो, लिंगवा फोन और टेप रिकॉर्डर में कोई अंतर थोड़ी है भाई। रेडियो, लिंगवा फोन, टेप रिकॉर्डर ये लगभग एक ही चीज है, ये तीनों एक ही चीज है। लेकिन जब वो फ्लैश कार्ड देखता है ना, तो उसको अपना दिमाग चलाना होता है। फ्लैश कार्ड को देख करके उसे अपना दिमाग चलाना होता है। समझ गए? रेडियो, लिंगवा फोन, टेप रिकॉर्डर वो सुनता है, पर इसमें उसको क्या करना है? अपना दिमाग चलाना है। समझ गए?
हाँ, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण दृश्य श्रव्य दोनों है? ऐसा कौन सा है जो दृश्य भी है और वो जो श्रव्य भी है? बताओ। टेलीविजन, लिंगवा फोन, फ्लैश कार्ड या फिर चित्र? जो दृश्य भी है, जो श्रव्य भी है। बड़ा सरल आंसर है, बड़ा सरल आंसर है, बहुत बढ़िया। काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं, काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं, काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं। चलो, वो टेलीविजन है ना। टेलीविजन हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने के लिए क्षमता का विकास होता है किस विधि से? संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। संस्कृत को अप्लाई करने का विकास कैसे होगा? अनुकरण विधि से, ध्वनि साम्य विधि से, सुनो और बोलो विधि से, और स्वरोच्चारण विधि से। किस विधि से होगा? अहम संस्कृत, अहम संजयः, अहम उत्तराखंडतः अस्मि, अहम संस्कृतम पाठयामि, है ना। भवान किम कुर्वन् अस्ति, भवती किम कुर्वन्ति, किम कुर्वती अस्ति, है ना, किम कुर्वन्ती अस्ति, है ना। तो ये सब जो मैं व्यवहार कर रहा हूं, इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें है सुनो और बोलो विधि से, यानी कि प्रत्यक्ष विधि से। क्या विधि है? बोलो। प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि में कुछ नहीं करना, ना लिखना है, कुछ नहीं करना, ना होमवर्क है, ना कुछ भी नहीं है। कैसे करना है? एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट। देखो, मुझे आपको गिनती सिखानी है, काउंटिंग सिखानी। मैं क्या कहूंगा? एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नवदश, सप्त अष्ट नवदश, एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश ऊनविंशति विंशति, ऊनविंशति विंशति। अब देखो, बच्चा एंटरटेन भी होएगा और बच्चे को आनंद भी आएगा। कुछ भी, क्या कह रहे हैं सर आप मेरे साथ? ना इंसाफी, मेरे नाम ही नहीं लिए जा रहे हो। पूजा यादव जी, स्वागत है आपका। पूजा जी, आपका स्वागत है, स्वागत है। संस्कृत में क्वेश्चन आंसर करवाइए। मैं संस्कृत में क्वेश्चन आंसर करवाता हूं बेटा। मेरे सारे प्रश्न संस्कृत में ही होते हैं। आज की क्लास में और पिछली क्लास में कुछ प्रश्न थे, 5-6 प्रश्न हिंदी में थे। आज की क्लास में कुछ प्रश्न हिंदी में, क्योंकि ये जो पेडागोजी है ना बेटा, ये पेडागोजी हिंदी में भी आ जाती है किसी एग्जाम में और संस्कृत में भी आती है। सीटेट में संस्कृत में आएगी, लेकिन कुछ प्रश्न आपके लिए हिंदी में ला करके मैं थोड़ा वजन हल्का करना चाहता हूं। फिर संस्कृत में ही आएंगे प्रश्न। अल्टीमेटली मुझे संस्कृत में ही लाने हैं प्रश्न आपके लिए, लेकिन कभी कभी हिंदी भी। ठीक है। अहम देहली नगरे वसामि, बहुशोभनम बहुशोभनम अस्तु। आगच्छतु। सस्वर पाठन आवश्यक है, सस्वर पठन आवश्यक है, स्वर सहित। देखो, सस्वर का अर्थ क्या है? स्वर सहित। ठीक है पूजा यादव जी, स्वर सहित पठन आवश्यक है। ठीक है जी। सर मैं संस्कृत में कुछ नहीं, क्या आपका क्लास का प्लेलिस्ट बना है? सर जी हाँ, बना है बेटा, बना है। ठीक है, बना है, बिल्कुल मिल जाएगा आपको। बताओ, सस्वर पाठन की आवश्यकता किसके लिए अपेक्षित है? शुद्ध उच्चारण के लिए, भाषा ग्रहण के लिए, काठिन्य निवारण के लिए, बोध प्रश्न के लिए। किसके लिए आवश्यक है सस्वर पाठन? सस्वर पाठन किसमें अपेक्षित होता है? भाषा के ग्रहण में। अगर भाषा के ग्रहण में आपने स्वर का उच्चारण गलत कर दिया, अगर आपने सकलम की जगह शकलम बोल दिया, तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसका अर्थ होता है सारा, इसका अर्थ होता है आधा। ठीक है। अगर मैं भोजन कर रहा हूं और भोजन करते करते मैंने बोला कि सकलम ददातु, उसका अर्थ मुझे सारा दे दो, और शकलम ददातु का अर्थ है मुझे आधा दे दो। तो सस्वर पठन भाषा में अपेक्षित है। अगर भाषा में आपने स्वर का सही उच्चारण नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। आगे आ जाओ। अध्यापक छात्रों की प्रगति कैसे और किस प्रकार जान सकता है? समय समय पर छात्रों की परीक्षा लेकर, छात्रों की प्रशंसा सुनकर, प्रतिदिन परीक्षा लेकर, पाठ्यक्रम पूर्ण करके। बड़ा सरल आंसर है, एकदम सरल आंसर है। प्रश्न मेरे बड़े सरल होते हैं, बड़े सरल प्रश्न आपके लिए लाता हूं। हैं जी, बताओ सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। टीचर जो है ना, वो बच्चों की
जो है वो बच्चों की प्रगति उसको जाननी है, उनकी प्रोग्रेस जाननी है, तो किस प्रकार प्राप्त करेगा? समय समय पर छात्रों की परीक्षा लेकर के करेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, प्रशंसा सुन के थोड़ी कुछ हो जाएगा, प्रशंसा तो लोग झूठी भी कर देते हैं। ठीक है, प्रतिदिन परीक्षा लेना संभव ही नहीं है। अगर प्रतिदिन परीक्षा लोगे तो बच्चा पढ़ेगा कब? और पाठ्यक्रम पूर्ण करना तो फिर फॉर्मेलिटी कर रहे हो, फिर आप टीचर हो ही नहीं सकते। तो समय समय पर बच्चे की परीक्षा लेकर के, कभी लिखित में परीक्षा ले ली, कभी मौखिक परीक्षा ले ली, है ना, कभी बच्चे से कोई काम करवा के, कोई सिचुएशन दे करके उससे, है ना, उसका परीक्षण कर लिया। एक कुशल संस्कृत अध्यापक को सर्वाधिक क्या करना चाहिए? एक कुशल संस्कृत अध्यापक को, एक अच्छे अध्यापक को सर्वाधिक क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए, सर्वप्रथम शिक्षण योजना बनानी चाहिए, या कक्षा में प्रवचन करना चाहिए। यहां पे नाम लिखा है संस्कृत अध्यापक, क्योंकि ये संस्कृत का प्रश्न है। अल्टीमेटली आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए, सबसे पहले शिक्षण की योजना बनानी चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? बताओ बताओ बताओ। देखो, एक शिक्षक के पास ज्ञान है ना, संस्कृत नहीं आती मैं क्या करूं? कुछ मत करो बेटा, सिर्फ आप जो है ना वो मेरी क्लास में निरंतर रहो और आपको समझ में आने लगेगा। समझ गए? देखो, एक टीचर क्या करे? हमारे पास ज्ञान है ना, ज्ञान है, हम तभी टीचर बने। लेकिन अपने पास जो ज्ञान है ना, वो अपने लेवल का है। हर किसी के पास जो ज्ञान होता है वो अपने लेवल का होता है, पर आपको पढ़ाना है बच्चे को, तो आप जो भी पढ़ाओगे वो बच्चे के लेवल से स्टार्ट करोगे और बच्चे के लेवल तक ही उसको रखोगे। ठीक है? संस्कृत कैसे समझ में? हाँ बेटा, संस्कृत समझ में आ जाएगी, मेरी क्लास में निरंतर हो, संस्कृत समझ में आ जाएगी। समझ गए? आपको बच्चे के लेवल से स्टार्ट करना है और बच्चे के लेवल तक ही रखना है, ऊपर नहीं उठाना है। उसके लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी कि मैं बच्चे को कौन से एग्जाम्पल दूंगा, मैं बच्चे से कौन से प्रश्न पूछूंगा। नहीं तो आप अपने लेवल का बच्चे से पूछोगे, बच्चा बता नहीं पाएगा, फिर आप क्या करोगे? दे चमाट मारोगे उसको। हमारे समाज में ज्यादातर यही होता रहा है। बहुत से टीचर जो है ना, बहुत से टीचर कई बार जो है, बहुत से लोग जो है ना, वो बहुत बार शिकायत करते हैं कि स्कूलों में मारने का अधिकार छीन लिया, तो टीचर को मारने का ही अधिकार नहीं है, तो फिर टीचर क्या करेगा? बात टीचर के मारने की नहीं है, बात यह है कि हमारी बेटा कोई बुक नहीं है, पाठ्य सीटेट की कोई बुक नहीं है। डेली मेरी क्लास में आओ, मैं आपको मूल पुस्तक से कराऊंगा, पैसे खर्च मत करो, जो भी चाहिए वो मैं दे रहा हूं, जो भी चाहिए वो टेक्स्ट बुक दे रहा है, आपको अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान करो, जिसको भी पढ़ाने का मौका मिलता है ना, वो पहले 4 मारता है, उसके बाद पढ़ाता है। उसको लगता है कि जब तक मैं इसको मारूंगा नहीं तब तक इसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाला सोचता है अगर मेरा लेवल ये है तो बच्चे का लेवल भी ये हो। अरे बच्चे का लेवल बच्चे के बराबर होगा भाई। इसलिए सबसे पहले एक अच्छी योजना बनाओ। जब अच्छी योजना बना लोगे, बच्चे के अनुसार योजना बना लोगे, तो आपका शिक्षण बहुत अच्छा होने लगेगा। आगे आ जाओ। छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? छात्र पढ़े हुए श्लोकों का कंठस्थ करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? ज्ञान को, अभिव्यक्ति को, अभिग्रहण को, अभिरुचि को, है ना? बताओ, बड़ा सरल है। शब्दों को अगर पकड़ लोगे आप, अगर आप शब्दों को पकड़ लोगे तो बड़ा सरल हो जाएगा। भाई एक छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, पढ़े हुए मतलब ऐसा क्यों नहीं बोला छात्र सारे श्लोकों को याद करेगा? सारे नहीं बोला, बोला पढ़े हुए मतलब जो उसकी अभिरुचि का प्रश्न है। समझ गए? जो उसके लिए आवश्यक है, जो उसे पसंद है। पिंकी कुमारी जी नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, तिवारी जी नमस्ते। समझ गए? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री। अगर बच्चों का उच्चारण अभ्यास कराना है तो क्या होगा? श्यामपट, फ्लैश बोर्ड, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। क्या चीज होगी बताओ? ऐसी कौन सी चीज होगी जो बच्चों के उच्चारण कौशल को ठीक करा सकती है? उच्चारण अभ्यास कराना है, क्या हो सकता है? एक बार बच्चा उच्चारण करेगा, उसको रिकॉर्ड कर लो,
सुनाओ बच्चे को, बेटा तुमने यहां पे ये गलती की, फिर दोबारा रिकॉर्ड, तीसरी चौथी पांचवी इस प्रकार से। तो टेप रिकॉर्डर जो है ना, टेप रिकॉर्डर अब आपके जमाने में नहीं मिलता है, पहले जमाने में मिला करता था। अब तो फोन में ही अब फोन में ही रिकॉर्डिंग आ गई है, इसलिए वो अलग से होता नहीं है। समझ गए जी? आगे आ जाओ। पहले उदाहरण प्रस्तुत की जाए, बाद में नियम बताया जाए, इसको कौन सी विधि कहेंगे? बड़ी सरल विधि है, बड़ी सरल विधि है। पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम बताए जाएं, है ना। एक होती है आगमन विधि, आगमन विधि, और एक होती है निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि, निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है? नियम, निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण बताया जाता है, जबकि आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम बताया जाए, यानी आगमन विधि में, आगमन विधि में शिक्षण सूत्र है। क्या है बताओ, क्या है? बहुत से लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत से लोग आंसर कर रहे हैं, सही आंसर कर रहे हैं, बताओ। जब पहले उदाहरण प्रस्तुत करोगे फिर नियम प्रस्तुत करोगे, तो इसमें क्या हो रहा है? आप विशेष से सामान्य की ओर जा रहे हो। आप विशेष, आपने एग्जाम्पल दे दिया, आपने एक विशेष एग्जाम्पल दे दिया, उससे फिर आप सरलता की ओर जा रहे हो। उस विशेष नियम को समझ करके बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा बच्चा? फिर वो उसको अपने डेली रूटीन में क्या करेगा, उससे उसको को रिलेट करेगा। समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए? आगे आ जाओ। संस्कृत से नहीं, नहीं, ये कैसे सरल से कठिन कैसे हो जाएगा? अरे सरल से कठिन में पहले उदाहरण थोड़ी होता है, सरल से कठिन नहीं है ना, विशेष से सामान्य की ओर। सरल से कठिन भी इसी प्रकार का उदाहरण होता है, सरल से कठिन भी यही होता है। पर यहां डायरेक्ट कह रहे हैं, सरल से कठिन में क्या होता है कि बच्चे को उदाहरण वैसे नहीं दिया जाता। सरल से कठिन क्या होता है? जैसे बच्चे को बोला कि बेटा आज हमें गरुड़ के बारे में पढ़ना है, सपोज आज आपको गरुड़ के बारे में पढ़ाना है, तो आप क्लास में जाके ये नहीं कहोगे हम गरुड़ के बारे में पढ़ेंगे। आप बच्चे से कहोगे बेटा आज जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें किसकी आवाज़ सुनाई देती है? तो बच्चा बोलेगा अंकल की आवाज़ सुनाई देती है, गार्ड की आवाज़ सुनाई देती है ना, और जो है चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा ठीक है बेटा, चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है ना, चलो बताओ कौन चिड़िया में सबसे बड़ी चिड़िया कौन सी है? वो ना, वो बाज है, बाज, वो गरुड़ है। हाँ गरुड़ है ना, हाँ बेटा आज हम गरुड़ के बारे में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं सरलात कठिनम प्रति, ये सरल से कठिन के लिए है। समझ गए? क्या कह रहे हैं? पेपर 2 के लिए है कोई बताओ? पेपर 2 के लिए भी है बेटा, पेपर 1 के लिए भी है, सबके लिए है। समझ गए? CTET, रीट, MP-TET, UP-TET, PGT, TGT, PRT, KVS, है ना, HTET, UK-TET, बिहार टेट, सबके लिए है। पेडागोजी हमेशा काम आएगी, विषय चाहे पेपर कोई भी हो। संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण, दृश्य, केवल दृश्य की बात कर रहे हैं। सिनेमा, टेप रिकॉर्डर, फ्लैश कार्ड, ग्रामोफोन, बड़ा सरल है। फ्लैश कार्ड क्या है? अपना केवल दृश्य उपकरण है। सिनेमा को हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, टेप रिकॉर्डर को हम सुनते हैं, ग्रामोफोन को सुनते हैं, केवल दृश्य फ्लैश कार्ड है। समझ गए? आगे आ जाओ। संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। किस विधि में? प्रत्यक्ष विधि में, व्याख्या विधि में, मूल्यांकन विधि में, समवाय विधि में। बताओ किस विधि में संस्कृत का एक अध्यापक जो है वो एक एक शब्द को क्या करता है? स्पष्ट करता है, उसके अर्थ की स्पष्टता करता है। उसे क्या कहते हैं बताओ? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे व्याख्या विधि। व्याख्या का अर्थ ही है, व्याख्या का अर्थ क्या होता है? व्याख्या का अर्थ क्या होता है? एक एक शब्द को बताना अच्छे से बताना, एक एक शब्द को अच्छे से बताना। समझ गए? शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है, इसका पता लगाया जा सकता है। ये जो शिक्षण
जो है ना, ये जो शिक्षण प्रक्रिया है ये कौन से लेवल तक ठीक है, इसका पता कैसे लगाओगे? इसका पता कैसे लगाओगे जरा बताओ एक बार, बताओ इसको पता कैसे लगाओगे? कैसे लगाओगे? मूल्यांकन से, समाज से, प्रधानाचार्य से, इनमें से किसी से? शिक्षण प्रक्रिया अच्छी है ये कौन बताएगा? प्रधानाचार्य, समाज या मूल्यांकन? तो हमेशा मूल्यांकन से पता चलेगा, है ना। जैसे जैसे स्कूल में आप जो है पूरे साल पढ़ाते हो, पूरे साल, बेटा ये सीटेट के लिए है, ये सीटेट के लिए है, मैं ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपको विभिन्न प्रकार के सीटेट के सारे प्रश्न लाया हूं। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे यूपी टेट लिखा है तो ये सीटेट में नहीं आएगा, बेटा ये सीटेट में भी आएगा, क्योंकि पेडागोजी जो है ना उसका संबंध जो है ना वो सीटेट के साथ भी, यूपी टेट के साथ भी है। हाँ, आपको समझाने के लिए मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, है ना, मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। अगर वहां से सीटेट के प्रश्नों में से प्रश्न आ गया तो आप सही कर दोगे, अगर वहां से यूपी टेट वाले में से प्रश्न आ गया, भाई ये यूपी टेट का कोई इस पे वो थोड़ी है, कोई इसका मतलब कोई वो थोड़ी कि यूपी टेट में ही पूछा जाएगा। भाई ये सामान्य सी बात है, शिक्षण प्रक्रिया किस हद तक सफल है, ये प्रश्न कहीं भी आ सकता है आपके लिए। तो ये बात मूल्यांकन से तय होगी। जैसा कि आप पूरे वर्ष भर पढ़ते हैं, अंत में परीक्षा होती है, परीक्षा के द्वारा वास्तव में हमारा मूल्यांकन ही होता है। समझ गए? समझ गए? आगे आ जाओ। संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण करने वाली ध्वनियां जैसे क्ष, जैसे ञ, जैसे ण, जैसे ञ, ठीक है, इन ध्वनियों जैसे क्ष, जैसे हाँ, इन ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सक्रियता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। बड़ा सरल है। एक ही चीज आपको जो है ना वो परफेक्ट बना सकती है, एक ही चीज आपको परफेक्ट बना सकती है। बताओ क्या है वो? बताओ क्या है वो? बताओ क्या हो, जल्दी बताओ। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको परफेक्ट बना सकती है ना? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमेशा जो है ना वो अभ्यास का एक ऐसा सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी में, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा ये मन कंट्रोल में आ जाएगा, है ना, मन कंट्रोल में आ जाएगा। समझ गए जी? नहीं तो हम क्या कहते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। तो भगवान कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च दीयते। तू बेटा अभ्यास से इसको वश में कर सकता है। ये जो मन तेरा कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, तू इस मन को कंट्रोल कर सकता है। कैसे कंट्रोल कर सकता है? तू इस मन को अभ्यास से कंट्रोल कर सकता है बेटा। ठीक है जी? इसलिए इस मन को तू अभ्यास से कंट्रोल कर। इसलिए संस्कृत शिक्षण में आने वाली जो उच्चारण वाली जो ध्वनियां हैं उनके सबसे महत्वपूर्ण है आप बार बार उन ध्वनियों का उच्चारण करें और उससे आपको क्या होगा, आपको उससे अधिक लाभ होगा। आगे आ जाओ। अर्थ समझते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को क्या कहा जाता है? अर्थ समझते हुए, उनके अर्थ को जानते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को क्या कहते हैं? पारायण विधि, सूत्र विधि, वाद विवाद विधि, या फिर विद्या योगेन रक्षते। बहुशोभनम आम, विद्या योगेन रक्षते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, तो अर्थ समझते हुए वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं पारायण विधि। पारायण विधि पता क्या होता है? पारायण विधि पता क्या होता है? पारायण विधि क्या होता है? पारायण विधि होता है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। इसका आप रोज पाठ कर रहे हो तो इसमें सस्वर अर्थ सहित, जैसे भद्रं कर्णैर्भिशृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। अब ये आप रोज इसका पारायण कर रहे हो, आपको इसका अर्थ भी पता है। हम कानों से अच्छा सुने, हम मुख से अच्छा बोलें, हम आंखों से अच्छा देखें,
हम ऐसे कार्य करें कि हमें बुरा ना सुनना पड़े, बुरा ना बोलना पड़े, बुरा ना देखना पड़े। तो ये अर्थ भी आप जानते हो, आप इसको रोज पढ़ते हो, है ना। आप क्या कहते हो, रोज पढ़ते हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सारे सुखी हों, सारे जो है ना वो दुख से रहित हों, सबके घर में शांति हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। आप रोज इसका उच्चारण करते हो तो ये क्या है, वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ है, उसके अर्थ को समझते हुए। समझ गए, इसको पारायण विधि कहते हैं। संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों के रसानुभूति करना, गति यति लय भाव के अनुसार। गति समझते हैं, गति मतलब स्पीड। यति का अर्थ समझते हैं, यति का अर्थ होता है रुकना, गाते समय जो हम बीच में रुकते हैं, है ना। गीत के समय बीच में रुकना, बीच में रुकना उसको यति कहते हैं। लय आप समझते हैं, भाव आप समझते हैं। जो पास तेरे वही तेरा, यहां रुक गए ना। बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ ना पाया, यहां रुक गए ना, है ना। तन मिट्टी है मन माया, ये जो रुक रहे ना आप बीच में, इसको यति बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या उद्देश्य, शब्द भंडार में वृद्धि, कविता के उदात्त भावों का विकास करना। एक शिक्षक की रूप में बहुत बढ़िया, बहुत लोग सही आंसर कर रहे हैं, बहुत लोग सही आंसर कर रहे हैं, बहुत लोग सही आंसर कर रहे हैं। तो संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों में, काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, क्या उसका उद्देश्य ये नहीं है कि वो रसानुभूति कराए बच्चे को। फिर बच्चा काव्य पढ़ेगा ही क्यों भाई, काव्य ही बच्चा रसानुभूति के लिए पढ़ता है, ठीक है। काव्य पढ़ता ही रसानुभूति के लिए है। गति यति लय के बिना तो उच्चारण ही नहीं हो सकता। शब्द भंडार में वृद्धि करना या कविता के उदात्त भावों का विकास करना, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। केवल शब्द भंडार में वृद्धि करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। शब्द भंडार में वृद्धि करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। समझ गए जी, आगे आ जाओ। गद्य शिक्षण में विशेष, किसका विशेष महत्व है? गद्य शिक्षण में विशेष महत्व नहीं है, विशेष महत्व नहीं है। नहीं अनुकरण वाचन का, विचार विश्लेषण का, काठिन्य निवारण का, लय युक्त सस्वर वाचन का। बड़ा सरल है जी, बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। क्या है देखो भाई, गद्य शिक्षण में ना, गद्य यानी कि जिसमें श्लोक नहीं होगा, है ना, गद्य में लय नहीं होती, सस्वर वाचन नहीं होता, इसलिए इसका विशेष महत्व नहीं है। क्योंकि हम गद्य को गाने की तरह नहीं गाते। एक लड़का था वो एक गांव में रहता था, हम ऐसे तो नहीं गाते गद्य को, हम गद्य को पढ़ते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था, वह बहुत ही मेहनती था। और हम कविता कैसे गाते हैं? कविता कैसे गाते हैं? जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। इसको हम गा रहे हैं, इसमें हमारी लय है, यति है, उतार है, चढ़ाव है। समझ गए जी? तो बिल्कुल सही आंसर। आगे आ जाओ। श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है? एक एक पद का अर्थ, एक एक पद का व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, गीत और नाट्य प्रणाली। इसको खंडान्वय विधि कहते हैं। खंडान्वय, खंडान्वय विधि है ये। एक एक पद को खंड खंड करके, अलग अलग करके एक एक पद को बताना, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बताओ बताओ बताओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक एक पद को डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे? अरे व्याख्या प्रणाली के द्वारा ही तो करोगे। तुलना में एक एक शब्द को थोड़ी बता, तुलना में तो कुछ इधर होंगे कुछ इधर होंगे, बीच में कंपैरिजन होगा। समीक्षा में भी कुछ ही होंगे, गीत और नाट्य में तो होगा ही नहीं। व्याख्या प्रणाली, समझ गए? आगे आ जाओ। संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए। जब आप संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते हो, कहानी बता रहे, तो शिक्षक को बचना चाहिए। किस बात से? चित्र या मुखौटा के प्रयोग से, वार्तालाप से, हाव भाव प्रदर्शन से, पुस्तक के प्रयोग से।
टीचर को किस बात से बचना चाहिए, वो कौन सी बात है जिसका प्रयोग बच्चे को, टीचर को नहीं करना चाहिए। देखो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं एक शेर की मैं आपको कहानी सुना रहा हूं हंगपन दादा की। हंगपन दादा कौन थे? हंगपन दादा कौन थे? हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, वहां से इंडियन आर्मी के जवान थे हंगपन दादा। कभी यूट्यूब पे सर्च करना हंगपन दादा। तो इतना बहादुर जवान, उसने आतंकवादियों को मार भगाया, देश पर बिल्कुल आंच नहीं आने दी। तो मैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये गमछा ओढ़ के आपके सामने आऊंगा और कहूंगा एक हंगपन दादा बचपन में वो अपनी सांस्कृतिक पहचान लेके चलने वाला, ये उसका गमछा उसकी सांस्कृतिक पहचान बताएगा। जैसे ही ये गमछा मैं आपको दिखाऊंगा, तुरंत आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएंगे, आप आसाम के बारे में सोचने लगेंगे, आप जो है वो मणिपुर के बारे में सोचने लगेंगे। तब हंगपन दादा का चेहरा आपके सामने एक इमेज बना देगा। तो टीचर को जो है ना, वो मुखौटे का प्रयोग करना चाहिए, वार्तालाप तो करनी ही चाहिए। हाव भाव नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा भाई? हाव भाव भी तो करना पड़ेगा। शेर गुर्राया तो गुस्सा दिखाना पड़ेगा, है ना। उसने कहा क्या चंचल नेत्रों वाली, तो चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। किससे बचना चाहिए? पुस्तक के प्रयोग से बचना चाहिए। सोचो मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, मैं कोई कहानी बोल रहा हूं और बार बार मैं उस कहानी को किताब से पढ़ के बोल रहा हूं, आप बोर हो जाओगे। ठीक है, ठीक है। राकेश रोशन जी, मैंने आपके बेटे ऋतिक रोशन को भी पढ़ाया है, वो पिछली क्लास में आया था। आप पिछली क्लास में नहीं थे। मेरी 5 क्लासेस जो पिछले हफ्ते हुई है, वो सारे प्रश्न संस्कृत में थे। आज मैं आपको बिल्कुल हिंदी में लाया हूं। क्यों? क्योंकि आपको कुछ बर्डन भी तो कम होना चाहिए ना। अरे एक टीचर का कर्तव्य है कि वो बच्चे को सरल से सरल माध्यम से सिखाए। संस्कृत में भी है, यही प्रश्न संस्कृत में भी है और यही प्रश्न हिंदी में भी है। तो कभी कभी हिंदी में भी लेकर के आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको यहां से तैयार करना चाहता हूं। लैंग्वेज कोई भी हो, आपका पेन हमेशा सही को टिक करे, बस मेरा यह उद्देश्य है। समझ गए? आप निरंतर मेरी क्लास में रहिए, मैं आपके लिए संस्कृत के प्रश्न भी लाऊंगा। ठीक है, मेरी अभी तक संस्कृत के ही प्रश्न थे, मैं कुछ पेडागोजी के प्रश्न हिंदी में भी ले आया। समझ गए? आपकी सरलता के लिए। फ्लैश कार्ड अधिगम सामग्री है। लो मैं इसको संस्कृत में बना देता हूं। फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री अस्ति। शिक्षण अधिगम सामग्री अस्ति। अब देखो हिंदी में और संस्कृत में अंतर देखो। पूरे प्रश्न में केवल एक शब्द है जो अस्ति में, जो जिसके लिए मैंने अस्ति लिखा है, बाकी पूरा संस्कृत है। फ्लैश कार्ड शिक्षण, अब फ्लैश कार्ड को तो आप चेंज नहीं कर सकते, हिंदी या संस्कृत में फ्लैश कार्ड को फ्लैश कार्ड ही बोला जाएगा। बाकी शिक्षण अधिगम सामग्री, ये तीनों शब्द संस्कृत के हैं और है की जगह मैंने बस अस्ति लगा दिया। समझ गए? तो क्या है बताओ? फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है। दृश्य श्रव्य है, दृश्य है, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल है जी, दृश्य सामग्री है। समझ गए? है ना संस्कृत? अरे संस्कृत सिखा दूंगा आपको, खेल खेल में संस्कृत सिखा दूंगा, खेल खेल में संस्कृत सिखा दूंगा आपको। समझ गए? आगे आ जाओ। उच्च प्राथमिक स्तर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर के गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है बताओ? बताओ। एक उच्च लेवल का, उच्च स्तर है ना, उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 5th to 8th, यहां तक के गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है बताओ? छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, है ना भाई। गद्य शिक्षण से शब्द भंडार में वृद्धि होती है क्या? छात्रों के सूक्ति भंडार में वृद्धि करना, क्या सूक्ति भंडार में वृद्धि करनी है क्या? छात्रों को स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण में प्रशिक्षित करना, छात्रों की अभिनय कला का विकास करना। अगर उद्देश्य है पूछोगे तो है में ये आंसर है, ये भी है, ये भी है। अगर नहीं पूछोगे तो नहीं में ये है। छात्रों में अभिनय कला का विकास, है ना। उच्च प्राथमिक स्तर पे गद्य शिक्षण का उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता
मेरा कमेंट नहीं पढ़ते? पढ़ता हूं सिंधु जी, मैं पढ़ता हूं, बिल्कुल पढ़ता हूं। मैं सब कुछ पढ़ता हूं, मैं सब कुछ पढ़ता हूं, पर मेरी जो वाणी है ना वो आपको समझाने में व्यस्त है, इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले पाता, पर मेरे ध्यान में है कि मेरी क्लास में कौन कौन है। समझ गए? समझ गए? समझ गए? अर्चना आर्या जी नमस्ते, जय भीम, जय अर्जुन, जय युधिष्ठिर, जय नकुल, जय सहदेव। स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ठीक है जी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो, ये अपनी आज की क्लास है ना, अपना जो टेलीग्राम चैनल है संजय दत्त सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी शंका, कुछ भी पूछना हो, संजय दत्त सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक इस टेलीग्राम पर जो है ना पूछ लीजिएगा प्रश्न। अगर कोई वीडियो नहीं दिख रही है, कुछ नहीं हो रहा, मुझे बता देना, मैं एज इट इज अपनी टीम से बात करके आपका विषय कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है जी, क्लास का टाइम बता दीजिए। क्लास का टाइम एक ही है बेटा, 5 दिन 5 बजे, वेंसडे टू संडे, वेंसडे टू संडे, बुधवार से लेकर रविवार तक। ठीक है जी, बुधवार से लेकर के रविवार तक, रविवार तक। ठीक है, शाम के 5 बजते ही जो है बिल्कुल अपनी क्लास प्रारंभ हो जाती है। मंडे ट्यूसडे मैं आपको रिवीजन का समय देता हूं। समझ गए जी? समझ गए? किसी को और कुछ पूछना है? कोई प्रश्न, कोई शंका, कुछ पूछना हो, कोई बात जो समझ में नहीं आई हो, मेरी क्लास में आपको बात समझ में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरी जेल में सुरंग नहीं है। टेलीग्राम के लिंक की नैंसी जी आवश्यकता ही नहीं है। आप टेलीग्राम पे लिखना संजय दत्त सर टेक्स्ट बुक। संजय दत्त सर अकेले हैं इस दुनिया में, और कोई संजय दत्त सर नहीं है। संजय दत्त है पर वो सर नहीं है। संजय दत्त सर और वो टेक्स्ट बुक से जुड़ा हुआ केवल एक ही आदमी मिलेगा आपको, एक ही आदमी मिलेगा। ठीक है, पिंकी चौधरी सर अब मेरा कमेंट नहीं पढ़ता हूं। पिंकी जी आपका भी कमेंट पढ़ता हूं, नीतू कुमारी जी का कमेंट पढ़ता हूं, नैन्सी जी का कमेंट पढ़ता हूं, है ना, सिंधु जी का कमेंट्स पढ़ता हूं। ठीक है, हाँ पढ़ता सबका हूं भाई, बोलता नहीं हूं नाम हर किसी का, क्योंकि मैं क्लास में आपको बताने में बिजी रहता हूं। मैं चाहता हूं मैं आपका नाम अभी से ना लूं, मैं आपका नाम बेटा उस दिन लूंगा जब आप सीटेट का रिजल्ट दिखाओगे ना मुझे कि सर ये लो, ये रहा मेरा सीटेट का रिजल्ट, तब मैं आपका नाम केवल क्लास में नहीं लूंगा, बल्कि आपके हार्डवर्क की, जो आपने परिश्रम किया, उस परिश्रम की वीडियो बना के मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि देखो सिंधु जी ने, नैन्सी जी ने, प्रियांशी जी ने, रेखा जी ने, और सभी, पूनम जी ने, मुकेश कुमार जी ने, बंधन तिवारी जी ने, इन सब ने जो है ना वो सीटेट की परीक्षा पास की है। ये इतने सारे बच्चे मेरी क्लास में आते थे, इनका सीटेट, मैं तब आपका नाम लेना चाहता हूं। मैं, मेरी नजर में आपकी वैल्यू यहां है। मैं बस क्लास में आपका नाम लेकर के आप जो है ना बस छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं आप सीटेट क्लियर करें और आप स्कूल में पढ़ाएं, और आप इतना अच्छा पढ़ाएं कि लोग आपसे पूछें कि भाई आपने कहां से पढ़ा है, तो आप बताओ कि मैंने टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, मैंने सर से पढ़ा है, और तब आपकी ख्याति देख करके मैं सबको बताऊं मेरा स्टूडेंट है ना, मेरा स्टूडेंट है ये, मैं सबको बताऊं। मैं आपका नाम तब लेना चाहता हूं जी। ठीक है जी, चलिए, इति उक्त्वा विरमामि नमामि यामि च, वंदे मातरम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इति।